एपीजी की दुनिया में आपका स्वागत। एक्सरसाइज नंबर 1.2 देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपके पास में सबसे पहले तो दो गोले बना लीजिए आप। एक गोले पे जो चार्ज है वो है 0.4 माइक्रोकूलम और एक पे है 0.8 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, देखो एक पॉजिटिव का है, पॉजिटिव नेचर का है और एक नेगेटिव नेचर का है। तो ऑब्वियसली दोनों अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो द दो स्फीयर्स वैक्यूम में रखे होते हैं या फिर एयर में रखे होते हैं, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मुझे फोर्स गिवन है, के हम लोग जानते हैं, क्यू वन क्यू टू गिवन है, तो हमारे पास में आर स्क्वायर निकल आएगा। इसकी वैल्यू होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ। तो अब मैं पहले ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, फिर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। तो के की वैल्यू 9 इंटू टेन की पावर 9, क्यू वन एंड क्यू टू। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो बच्चों, तो ध्यान रखना कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पुट करना है। ओके, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखने होते हैं। Q2 की वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 अपॉन फोर्स, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो एक काम करते हैं, देखो इनको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका पॉइंट हटा दिया मैंने तो नीचे 10 आ गया। 2 इंटू एट हो गया 18, तो 2 इंटू एट हो गया 16, 9 इंटू 16, ये ऊपर 10 की पावर 9 है, इसके साथ में माइनस 6 है, इसके साथ में माइनस, ये वाला माइनस भी ऊपर चला जाएगा। तो 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस 6 और माइनस 6 -12, -12 और 9 अगर मैं करता हूँ तो -3 और ये -4 हो गया। ये मेरे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू आई। दोनों तरफ रूट लोगे, 9 का रूट तो 3 और 16 का 4 और ये 10 की पावर -2। आर की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तब आर बराबर आ गया मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया सिंपल। ये कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के ये मैंने ऐसे कर लिया। दूसरी बात पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो न्यूटन्स ये जो आपका कुलॉम्स लॉ होता है ना, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड इन कुलॉम्स लॉ। ओके, जो कुलॉम्स लॉ होता है ना बच्चों, कुलॉम्स फोर्स जो होता है, ये कुलॉम्स फोर्स का होता है एक इंटरएक्टिव फोर्स होता है। ये Q1 और ये Q2 है मान लीजिए, और ये दोनों का नेचर अपोजिट है। तो Q1 जो है वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा। Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F12 फोर्स ऑन द 1/2, एंड ये जो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा वो F21 से खींचेगा। तो फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। चाहे वो ये प्लस और ये माइनस के नेचर का है, तो देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर प्लस एक्स एक्स डायरेक्शन में है तो ये माइनस एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और अगर मैं दोनों को सेम नेचर का ले लेता हूँ, ये भी प्लस Q1 और ये भी प्लस Q2, तो प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा, F12 इधर आएगा, और Q2 इसको रिपेल करेगा, F21 इधर जाएगा। देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर प्लस एक्स में जा रहा है, दूसरा माइनस एक्स में जा रहा है। लेकिन ये होते क्या आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो अगर आपको आपस में एक दूसरे पे फोर्स निकालना है तो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। दोनों पे जो फोर्स है उसका जो वैल्यू है वो अभी भी 0.2 न्यूटन आएगा, जो मेरे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जो 0.2 न्यूटन था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, इसी तरह से एनसीईआरटी के फर्दर सॉल्यूशंस के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया के अंदर। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस आप भी कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्जेस। क्वेश्चन को पढ़ता हूं सबसे पहले। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप at a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does this ratio signify? बहुत ही प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन है, ये इसको समझते हैं। आपको ये पूछा गया है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये जो एक रेशियो है ये डायमेंशनलेस है, ये आपको शो करना है। ठीक है,
तो इसको कैसे शो किया जाए और आपको फिजिकल कांस्टेंट्स को प्रॉपर लेते हुए इसको डायमेंशनलेस प्रूफ करना है। और फिर आपको बताना है कि ये जो रेशियो आएगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या मतलब निकलता है, हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस के की बात करता हूँ। के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। डन। तो के, इसका डायमेंशन निकालना है। तो के की डायमेंशन कैसे निकालें, तो के के फॉर्मूले पे जाते हैं। आपको पता है कि कोई भी दो चार्जेस जो होते हैं Q1 और Q2 जिनकी वैल्यू हो, जिनके बीच की डिस्टेंस r हो, के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 L1 T-2 एंड r डिस्टेंस है जो मीटर में ले सकते हैं, तो ये L1, तो ये L1 का स्क्वायर हो गया। Q1 एंड Q2, Q1 जो है वो चार्ज की यूनिट है और Q2 भी चार्ज की यूनिट है, तो A1 T1 इसकी ये डायमेंशन होती है। तो ये हो गया M1, ये L1 और ये L2, मतलब ये L3 हो गया एंड ये T-2, नीचे हो गया A2 एंड T2। तो ये हो गया M1, ये L3 एंड T-4 एंड A-2। ये मेरे पास में K की डायमेंशन आ गई बच्चों, ठीक है ना। M1 L3 T-4 एंड A-2। अब ये जो k की डायमेंशन आ गई, इसके बाद में जो e स्क्वायर है, ये तो मेरे को पता है ही है कि चार्ज की डायमेंशन है, तो A1 T1 होती है। अब मैं एक बार इस फिजिकल कांस्टेंट g की डायमेंशन भी निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं g की डायमेंशन निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जब लिया जाता है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन का मास है me और एक प्रोटॉन का मास है mp और इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात हो रही है। F इजिकल्स टू फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में। तो G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी अगर मैं डायमेंशन निकालता हूं तो वो हो जाएगी FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की होती है m1 L1 T-2। ये हो गया आपका L1, इसका होल स्क्वायर। ये m1 इज मास, मास को जो है मैं m1 लिख सकता हूँ और इसका भी मैं m1 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका m-1 एंड L3 एंड T-2। ओके, ये मेरे पास में G की डायमेंशन हो गई। अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, तो के की जो डायमेंशन है वो देखो मैंने अभी निकाली थी यहाँ पर। इसकी वैल्यू 1 3 -4 एंड -2 आई। 1 3 -4 एंड -2, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अपन लोग। 1 3 -4 एंड -2। ओके, 1 3 -4 एंड -2। और जी की आपने निकाली -1 3 और 2, -1 3 एंड T-2। ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है A1 T1। A1 T1 का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। और ये है आपका M1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो M1। तो ये आपका M1 से M1 कैंसिल हो गया, M-1 से ये M1 कैंसिल हो गया, L3 से L3 कैंसिल हो गया, ये T-4 A-2, दिस इज A2, दिस इज T2, दिस इज T-2। तो ये जो T-2 है जब इस T2 के पास में जाएगा तो ये हो जाएगा ये T-4 A-2 A2 एंड T4। ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, तो ये आपका डायमेंशनलेस मिल गया। ओके, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक्चुअली क्या है कि जो दो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर ले लिया जाए तो इनके मास me और mp है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कूलॉम्स फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तो दिया जाएगा इनके बीच में k। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो E होता है, प्रोटॉन का चार्ज वो भी E होता है अपॉन r स्क्वायर। और अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो वो हो जाएगा G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो एक्चुअली के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी जो है ना, ये आपके दो फोर्सेस का रेशियो है, तो ये डायमेंशनलेस है। लेकिन हमको पूरी डायमेंशंस निकालते हुए इसको
प्रूव करना था कि ये डायमेंशनलेस है, इसलिए अपन लोगों ने पूरा प्रोसीजर किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेशियो आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है? तो ये जो रेशियो है, ये ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक्चुअली दो चार्जेस के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो है। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी मैंने 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का होल स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का जो मास होता है ये 1.67 × 10⁻27 kg। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 2.29 × 10⁻39। ओके, एक्चुअली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, इससे क्या हमको निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेशियो है वो 10⁻39 में मिला। बच्चों पता है कि 10⁻39 का क्या मतलब होता है? मतलब बहुत ज्यादा। ओके, इससे पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की बजाय बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही कारण तो है जिसके कारण कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगता है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कमजोर होता है, इसीलिए जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारा जो सन है, जो मून है, इन सब के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत लार्ज डिस्टेंस है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक कमजोर फोर्स है। लेकिन जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। देखो मैं इतना तेज चल रहा है कि मैं इसकी ऑर्बिट ही नहीं बना सकता। मैं जैसे जैसे इसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आगे जाता जा रहा है। तो जो आपका एटम होता है ना, इस एटम की रेडियस बहुत कम होती है, मतलब 10⁻10 मीटर की ऑर्डर की, और ये तो करोड़ों किलोमीटर्स में होती हैं। तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, इसीलिए एटम इतना छोटा सा होता है और जो यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा सा होता है। आई थिंक आपको उसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और एनसीईआरटी की प्यारी-प्यारी बातों के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसके सॉल्यूशंस देता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।